डियर स्टूडेंट, आज बच्चों की डिमांड थी कि सर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स भी कुछ करा दीजिए। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर बहुत, जिसे कहते हैं ना, इजी है अगर आप इसे कंसेप्ट को समझ जाएं। लेकिन सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको मोल कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होगा। जिनको मोल कंसेप्ट नहीं आता उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो प्लीज़, मैं तो साथ साथ आपको मोल कंसेप्ट समझाता ही जाऊंगा, बट अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मोल कंसेप्ट को अलग से समझ लीजिए। ओके, तो सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आप जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप मिक्स करते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, और सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट उसको लेते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। जैसे हम एयर की बात करें तो एयर में नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट हो गया, और ऑक्सीजन सोल्यूट हो गई, या डस्ट पार्टिकल सोल्यूट हो गए। ओके, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो आगे है ये कहता है कि सॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे हम कुछ अलॉय बनाते हैं, जो आपने क्लास 10th में भी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ओके, कॉपर जो है बेस मेटल कहलाता है, और जिंक को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसमें मिक्स किया जाता है। इसी तरीके से जर्मन सिल्वर है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक और निकल, बट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। जैसे आयरन जो हम स्टील बोलते हैं, स्टील में भी आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। आयरन जो मेटल है, कार्बन जो नॉन मेटल, और इसमें डिफरेंट आते हैं। डैट मीन अगर 0.5 तक है तो माइल्ड स्टील 0.5 से लेके 1.5 तक है। ओके, तो स्टील। और अगर कास्ट आयरन है तो अगर 4% है कार्बन तो डैट इज कास्ट आयरन, और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बिल्कुल एक दूसरे से। क्यों बनाया जाता है ये आपको क्लास 10th में बताया होगा, क्योंकि आयरन की टेंसल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बट जब उसमें हम कार्बन मिक्स करते हैं तो इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आयरन का जो यूज़ होता है स्टील का, वो ब्रिज बनाने में, मकान बनाने में, बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। एक चीज़ और जो यहाँ पे कहता है कि एक और चीज़ उन्होंने जो यहाँ पे एग्जांपल से समझा रखी है कि फ्लोराइड का एग्जांपल दे रखा है। फ्लोरीन को जब हम 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब ppm, 1 मिलियन में सिर्फ एक पार्ट, ओके, तो अगर सिर्फ एक पार्ट है तो वो टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। हमारे सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, बट अगर वही क्वांटिटी सिर्फ 1.5 हो जाए, सिर्फ 0.5 ppm बढ़ा है, हाफ पार्टिकल पर मिलियंस इंक्रीज हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है ना कि कॉज द टूथ टू बिकम मोल्टेड एंड द हाई कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड। वो एक रैट पॉइजनस जो हम चूहे मारने की दवाई लाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ओके, गॉट इट। और जो ये कह रहा है कि आगे बात करता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, वो जो बचपन में आप पढ़ के आए थे छोटी क्लासेज में, कि दो तरह के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। हम यहाँ पे होमोजीनियस की बात करेंगे क्योंकि होमोजीनियस ही सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, जो पर्टिकुलर मिक्स हो जाए। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ मोलैरिटी, RITY और LITY मोलैरिटी की बात करेंगे और उसी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बात करता है कि एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, हम सोल्यूशन को कितने तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक है मास परसेंटेज,
केस मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100। किसी पर्टिकुलर जैसे ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है, तो मास ऑफ ए कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, मतलब टोटल मास का मतलब मास ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। कितना परसेंट है, परसेंटेज आपने बचपन में सीखा ही होगा। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज के बाय वॉल्यूम जो है वो ए कंपोनेंट कितना है एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है, अगर हम 3 कंपोनेंट ले रहे हैं। ओके, गॉट इट। और यहाँ पे बात कर रहा है कि कमर्शियल ब्लीचिंग की इसमें एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल सोल्यूशन डिस्क्राइब बाय द 10% ग्लूकोज बाय मास, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज इट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, गॉट इट। और ब्लीचिंग पाउडर का दिया है कि कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंसनट्रेट बाय 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो ये सिर्फ इतना मास होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, बाकी जो मास है 100 में से वो वाटर है। सेम यहाँ पे बात कर रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो ये बात कर रहा है आपका कि इथेनॉल सोल्यूशन में 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml। टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ml है, तो उसमें 10 ग्राम जो है, अगर 10 ml जो है वो इथेनॉल डिजॉल्व किया गया है, क्योंकि मिलीलीटर में लेना है, तो 10 मिलीलीटर जो है वो इथेनॉल है अगर वाटर का सोल्यूशन है। और एक एग्जांपल भी दे रहा है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइल ग्लूकोज इज एंटी फ्रीज इज यूज टू इन कार ऑफ कूलिंग इन इंजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, IIT के पेपर में भी आ सकता है कि कितना परसेंटेज होता है। ओके, क्योंकि IIT में जो क्वेश्चन आते हैं या नीट में जो क्वेश्चन आते हैं कि आपने कितना थोरो स्टडी किया, एक एक लाइन को कितनी बार पढ़ा है, उसे समझा है, वो आता है। और इसमें टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ों का मिक्स करके वो एक अपने आंसर में डाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर दे रहा है केल्विन में भी याद कर लीजिएगा और डिग्री सेंटीग्रेड में भी, क्योंकि ये पानी के टेम्परेचर को अगर 35% इथाइलिन ग्लूकोज है ओके पेट्रोल में, तो वो उसे एंटी जो है आपका एंटी फ्रीजिंग इन यूज़ इन कार जो रिएक्टर होता है उनका, ओके, ताकि उसमें जो है वो जमे ना, पानी जो है फ्रीज ना हो। गॉट इट। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोइंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर टू -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा कि कितना। देखिए अभी आगे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ओके, कि किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो कितना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा कि अगर हम 35% बाय वॉल्यूम और बाकी जो है वाटर का है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये रेडिएटर में यूज़ होता है, और यहाँ पे इसका 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला है मास बाय वॉल्यूम, ओके, कि कितना सोल्यूट जो है वो सोल्यूट का जो मास है उसको लेना है, और जो सॉल्वेंट है सोल्यूशन है उसका इफ़ द मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, कितना 100 ml में डिजॉल्व हुआ है। पार्ट पर मिलियन जो हम ये बात करके आए थे कि 10⁶ में उसका कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सोल्यूट का, और ये पोल्यूशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। हम पोल्यूशन को जो है वो पार्ट पर मिलियंस या माइक्रोग्राम पर मिलियंस में पर मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा आपका। नाउ मोल फ्रैक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन में मेरे पास इन्होंने दो कंपोनेंट लिए हैं, Na और Nb, जहाँ पे Na = होगा वेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ओके, मैं अलग से लिख के बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज द N क्या होगा,
क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में वो बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो जो Na है, Na आएगा, दैट इज WA अपॉन, मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है, और Ma उसका मोलर मास कितना है। ओके, तो इसी तरीके से NB होगा। तो हमारा जो है यहाँ पे XA है मोल फ्रैक्शन आप जानते ही हैं कि छोटे, आपने हर चीज़ जो है छोटे बचपन में पढ़ी है, लेकिन आप चीज़ भूल जाते हैं। आप फ्रैक्शन जो है टॉपिक 6, 7, 8 में आता है, और टोटल फ्रैक्शन का सम भी 1 होता है, ये भी आपको पता ही है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो सेम N1 इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस Ni जितना भी है। ओके, ये कहता है मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन, सी वेपर प्रेशर with the concentration of the solution and quite useful to describe the calculation involving to get mixture। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर सवाल में जनरली इसका यूज़ होने वाला है। तो इसके NCERT पे क्वेश्चन है, वो अभी बाद में, पहले बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, और इस पे बात करते हैं मोलैरिटी, जहाँ पे RITY आएगा मोलैरिटी। तो डैट इज़ द थिंग्स, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेना है कि मास, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या जो मैंने न्यूमेरिकल्स किए हैं क्योंकि कुछ बुक्स रिप्रेजेंट करती हैं मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। दैट मीन्स मोलैरिटी मीन्स सोल्यूट का कितना मोलर मास 1 लीटर में डिजॉल्व है। सिंपल यूनिटी मेथड के सवाल हैं, आप इसको समझेंगे, कोशिश करता हूँ आगे समझाने की। ओके, लिखा हुआ भी है, फॉर एग्जांपल 0.25 मोल्स पर लीटर मीन्स कि 0.25 मोल्स सॉल्यूशन ऑफ NaOH के 0.25 मोल्स ऑफ NaOH हैव बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा, आपका सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट मैंने बोला हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा। गॉट इट। न्यूमेरिकल्स की फिर बोल रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। फिर है मोलैरिटी, LIT में, और इस पर भी बहुत क्वेश्चन आ रखा है कि पहले मोलैरिटी की बात करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन की बात करते हैं। मोलैरिटी, LIT में मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैरिटी को जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लिया है, इस चीज़ को याद कर लेना। यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया मोलर मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर kg में नहीं दे रखा है, आपको ग्राम में दे रखा है, डैट मीन्स मान लीजिए 10 ग्राम NaCl जो है वो 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व है। तो पहले 1 लीटर वाटर का जो है आपका डेंसिटी, आप जानते ही हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो उसका वेट भी 1000 ग्राम आ जाएगा। 1 लीटर का जो वेट होता है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको पता है ये डेंसिटी मैक्सिमम होती है। दैट इज थिंग्स। ओके, तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ओके, अब यहाँ पे आता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा, मोलैरिटी ज़्यादा केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़फुल है कि मोलैरिटी। तो यहाँ पे आता है कि जो मोलैरिटी है वो डिवाइडेड बाय जो है सॉल्यूशन है, इसी एक्सप्रेस जो है वो सॉल्यूशन के रूप में, सॉल्यूशन को लीटर के रूप में लिया गया, और लीटर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट मास जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये ज़्यादा यूज़फुल यूनिट है, क्वांटिटी है मोलैरिटी। इस पे क्वेश्चन आ रखा है IIT में। ओके, तब डिस्कस करते हैं ना। सॉल्युबिलिटीज है। ओके, सॉल्युबिलिटीज का मतलब होता है कि
इसका एक और कर्व है, ये अगर आपने छोटे बचपन में अगर आपके पास 7th-8th में कोई सप्लीमेंट्री बुक होगी एनसीईआरटी के अलावा, कि हर जो सोल्यूट है वो गिवन टेम्परेचर पे कोई सोल्यूट या कोई सॉल्ट कितना डिजॉल्व होता है एट ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी द सब्सटेंस इज इट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। दैट मीन्स सॉल्वेंट फिक्स है, मान लीजिए 1 लीटर ऑफ वाटर है और टेम्परेचर जो है, जो रूम टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ओके, तो 298 जो रूम टेम्परेचर साइंटिफिकली लेते हैं सब जगह पे यूनिवर्सल, तो उस पर जो है वो कितना सॉल्ट, एक पर्टिकुलर सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो है डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी। ओके, टेम्परेचर पे कैसे? अगर प्रोसेस जो है वो एक्जोथर्मिक है, डैट मीन्स कि जब हम किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं और दोनों के मिक्सिंग में जो है हीट रिलीज होती है, डैट इज़ द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। तो हीट बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और इस पर क्वेश्चंस आ रखे हैं। एक कर्व है, वो मैं आपको बाद में अभी बता दूंगा, किसी सप्लीमेंट्री बुक्स में है, और उस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं। और अगर एंडोथर्मिक है तो डेफिनेटली कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है वो क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, और इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे जो है हमारे पास एक ये सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड जो है वो ये रहा। ओके बेटा, आपका ये है, ये सॉल्युबिलिटीज कर्व है, और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर दे रखा है एक्स एक्सिस पे, और वहाँ पे सॉल्युबिलिटी दे रखी है ग्राम सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो आप कुछ का देख रहे हैं, कुछ का डिक्रीज हो रहा है, कुछ का इंक्रीज हो रहा है, और फिर एक और दे रखा है Na2SO4.10H2O। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, पहले इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, लेकिन जैसे ही वाटर डिजॉल्व हो जाएगा और Na2SO4 आएगा, सोडियम सल्फेट आएगा, तो ये जो सॉल्ट है इसका प्रोसेस वाटर में जो है वो एक्जोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे सॉल्ट हैं। जैसे अगर आपका 10th को भी प्लीज़ पीछे का याद कीजिए कि FeSO4.7H2O पहले चैप्टर में आता था, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, जब हम इसे हीट करते थे ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता था और इसका ग्रीन कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाता था। फिर Fe2O3 और SO2 और SO3 गैस रिलीज होती थी। तो ये 61 तक इंक्रीज होगा, इसकी सॉल्युबिलिटीज टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगी क्योंकि यह हाइड्रेटेड सॉल्ट है। बट जहाँ 7H2O से ये 4H2O पे गया, क्योंकि केमिकली कंबाइंड होते हैं। ओके, ये भी हमारे एक चैप्टर में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, तो वहाँ पे भी बात करेंगे कैसे कंबाइंड होते हैं। तो जहाँ ये 4H2O आया तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, 61.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक्जोथर्मिक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट जो है वो FeSO4.7H2O हाइड्रेटेड सॉल्ट है, बट वहाँ पे हाइड्रेशन जो कैपेसिटी है उसकी डिक्रीज हो जाएगी और FeSO4.4H2O पे आ जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे। कहता है कि एक और चीज़ आता है कि यहाँ पे एक लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि जो